students, welcome to the video lecture number 3 of a current electricity of class 12th physics. In a previous 2 video lectures, we discussed about the electric current, I equal to charge divided by time. I is equal to Q divided by T. Or rate of flow of the charge, this is also known as the electric current. After that, drift velocity. So drift velocity and current I is equal to NE into this Vd. Drift velocity equal to, this is the relation between the drift velocity NEA into the drift velocity. So I is directly proportional to the Vd. ये एक लेक्चर यही देखा. उसके बाद ये रिलेशन डिराइव किया, R is equal to ml n e square a into the tau. Tau is known as a relaxation time. और इसमें effect of the temperature, when temperature increases, the relaxation time means time lapse between the two successive collision of the electrons. this दो successive collision का जो distance है, time है, this known as a relaxation time. जैसे temperature increase होगा, when temperature increases, the motion of the electrons becomes a faster. इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट होने की वजह से वो जो टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन है वो लेस हो जाएगा. अगर वो रिड्यूस होता है, मतलब टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिनोटेड बाय द टाउ, ये दिस इज द डिक्रीजेस. ये डिक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ये इंक्रीजेस. ये वैल्यू ये हमने यहाँ तक पढ़ा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में. हम सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ा ओम्स लॉ. तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस किसके ऊपर, V इज इक्वल टू IR. वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. So R is equal to rho is known as a resistivity. Unit of a resistivity is a ohm meter. And when length change किया, area of the cross section change किया, तो resistance में क्या effect होता है. And this effect of the temperature यहाँ discuss किया. तो effect of the temperature on value of a resistance. तो ये पढ़ा. तो इसमें R equal to resistance change at the particular temperature equal to R0 1 plus alpha into change in temperature. This is the RT, this is the value of the resistance at T degree Celsius. और R0 क्या है, the value of the resistance at 0 degree Celsius. Alpha is known as a temperature coefficient. And for the metal it is a positive value, semiconductor it is a negative value, and delta T it is a change in temperature. मतलब ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें, अगर कोई कंडक्टर उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया टू दी सपोज 200 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. जब 10 डिग्री सेल्सियस था तब इसका रेजिस्टेंस R0 सपोज 20 ओम था. तो ये 200 टेम्परेचर होने के बाद कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, व्हेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नोन, ये वैल्यू भी गिवन है. तब ये यहाँ हम चेंज इन रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर फाइंड करेंगे. इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रेजिस्टेंस था 20 ओम, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, तब ये चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप. उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने देखा
value of the resistance using the color code, value of a R with color code. तो ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में देखा, जल्दी से हमने ये पूरा रिकैप किया। अब देखो आज का वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल एंड सीरीज। जब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चाहिए और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ऑल द वैल्यूज जब फ्रैक्शन में चाहिए या सम डेसिमल पॉइंट्स में चाहिए, तो वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमें कोई कहीं पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए 2.5 ओहम या 2.5 किलो ओहम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए आर वैल्यू, तो इट इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड, ये मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, नहीं होगा। एक तो हमें मिलेगा 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसको अगर इससे बनाना पड़ेगा हमारे पास 5 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस है, तो इसको कंबाइन करके हम इसको ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं। कैसे? अगर ये 2 पैरेलल कनेक्ट करेंगे 2.5 किलो ओम मिलेगा। मतलब जब हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस नहीं होता, तब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे इधर सीरीज और पैरेलल में, और कंबाइन करके डिज़ायर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो चलो पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है और कैसे होता है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये समझ में आ गया। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चाहिए और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको कॉम्बिनेशन से दिए उसका डिजायर्ड वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, पहले देखते हैं सीरीज में कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस इन ए सीरीज, व्हेन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मान लो हमने R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगे हैं, R1, R2 एंड R3, इंस्टेड ऑफ यहाँ ऊपर लिखेंगे R1, R2 और R3। तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना मतलब कैसे, ये छोटे छोटे वैल्यूज है रेजिस्टेंस का, मैं इसमें 3 वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस सीरीज कैसे लगाएंगे। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, पहला हर रेजिस्टेंस का 2 टर्मिनल्स है, तो पहला ये दोनों कंबाइन किया इस तरीके से, और तीसरा 2 कंबाइन किए, और तीसरा साथ में यहाँ फोल्ड किया। तो इसको देखेंगे तो ये 3 रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। इसको ठीक से कनेक्ट करते हैं, ये और ये तीसरा यहाँ कनेक्ट किया, मतलब हर एक का एक लेग एक दूसरे को कनेक्ट किया, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और 2 फ्री एंड मेरे हाथ में आ गए। तो 3 इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं रहता है, तो इसीलिए ये दिस इज़ नॉट ए सोर्स, तो ये कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी टर्मिनल। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन ए सीरीज, एक टर्मिनल को दूसरा कनेक्ट करो और रिजल्टेंट में 2 टर्मिनल सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया सीरीज, और ये सीरीज के अक्रॉस अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी कनेक्ट करते हैं इसके अक्रॉस, तो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें से भी आई जाएगा, यहाँ से भी कितना करंट आई जाएगा, यहाँ से भी करंट आई जाएगा, एंड देन ये आई। तो इन सीरीज नंबर 1 सेम करंट फ्लो इन ऑल, क्योंकि ये की बात है तो सभी में सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लोज इन ऑल आर, सभी आर में से सेम करंट पास होगा। ये एक वैल्यू देखा हमने। दूसरा, इसका अगर अप्लाइड पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर हम ओम्स लॉ देखेंगे तो V इक्वल टू क्या आता है, I इंटू R आता है। लेकिन यहाँ I वैल्यू तो सेम है, लेकिन R का वैल्यू डिफरेंट है, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1 आएगा। V2 का पोटेंशियल यहाँ आएगा I इंटू
R2 और V3 आएगा I इंटू R3। मतलब इसके अक्रॉस अगर ये रेजिस्टेंस पहला है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V1, इसके अक्रॉस आएगा V2 और इसके अक्रॉस आएगा V3, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ। सो लेकिन टोटल पोटेंशियल करेंगे, पोटेंशियल नंबर 2 पोटेंशियल क्या हो गया, सेम पोटेंशियल सभी रजिस्टर का, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस V1 आ गया, इसके अक्रॉस V2 आ गया, इसके अक्रॉस V3 आ गया, लेकिन टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसका वैल्यूज रखेंगे तो V इक्वल ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये सभी सीरीज में है इसीलिए मैंने सफिक्स में यस लिया। और V कितना है, V1 का वैल्यू I इंटू R1, ये I इंटू R1। दूसरा रेजिस्टेंस का कितना है, V2 का I इंटू R2। तीसरा रेजिस्टेंस I इंटू R3। सो I कॉमन निकाल के ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इन ए सीरीज फॉर्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R1 टोटल रेजिस्टेंस, यार इसी को बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दिस इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द all the resistance, sum of the all the values of the resistance is the series combination। इसी को हम अगर कैपेसिटेंस हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटेंस का क्या होता है, तो ये कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो दिस इक्वल टू 1 बाई सीरीज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस तरीके से कैपेसिटेंस के लिए आता है, लेकिन रेजिस्टेंस सीरीज में तो इससे उल्टा होता है कि इसका कैपेसिटेंस है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, दूसरा को पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जैसे ये तीन वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस हमने सिलेक्ट किया, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हर एक का एक टर्मिनल साथ में कनेक्ट करना है, हर एक का एक टर्मिनल साथ में, मतलब तीनों का एक एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करना है, ऑल वन टर्मिनल ऑफ ऑल थ्री कनेक्टेड टुगेदर, और दूसरा टर्मिनल को भी साथ में कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो ये तीन रेजिस्टेंस मैंने अभी कनेक्ट किए पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, सभी टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया, तो ये हो गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस हो गया, एक एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हम ये डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे यहाँ। तो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, ये R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, दिस इज द सिंबल ऑफ ए रेजिस्टेंस, और ये सिंबल रेजिस्टेंस का, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया, एक साथ कनेक्ट किया तीनों का टर्मिनल, और इसका वैल्यू है R1, इसका R2 और इसका है R3। अब ये तीनों वैल्यू पैरेलल कंबाइन किया और इसको क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ इसको कंबाइन करेंगे V, तो इसमें से करंट क्या होगा, I फ्लो हो जाएगा। जब यहाँ से जाता है यहाँ, तो पहला ये करंट यहाँ I है, लेकिन इसमें से पहले से जाएगा तो इसमें से I1, इसमें तीन रूट मिले करंट को जाने के लिए, I डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I2, और ये तीसरा है I3, फिर यहाँ से कंबाइन होके फिर ये बनेगा I। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर तीन रूट पाथ है तो तीनों पाथ से करंट फ्लो हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सभी के अक्रॉस देखेंगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, ये सभी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V पोटेंशियल कितना है, V। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, सबके लिए
कॉमन पोटेंशियल V। अब मैं यहाँ हमें क्या करेंगे, अभी इसकी वजह से कॉमन्स लिखे इन ए पैरेलल, नंबर 1 potential is a same, potential V is a same in all R, सभी R रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा देखो, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट क्या हो गया, यहाँ करंट I है तो यहाँ डिवाइड हो गया I1, I2 एंड I3, करंट गेट डिवाइडेड। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे सीरीज के साथ, तो इसमें करंट फ्लोज सेम करंट इन ऑल, करंट सभी के में क्या था, सेम था, और पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पोटेंशियल सेम है पैरेलल में, और करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया, डिवाइडेड I1, I2 एंड I3, यानी R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, हर एक से यह करंट है। सो बट टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब ये I1 है, ये इसका तीनों में डिवाइड हो गया, लेकिन टोटल करंट कितना है, I। तो ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अब V डिवाइड बाई ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ मेरा I1 है, इसमें हमारा ये ब्रांच से कितना जा रहा है, I1। तो I1 कितना है, I1 इक्वल टू V तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 आएगा, फर्स्ट ब्रांच। दूसरा ब्रांच I2 इक्वल टू क्या है, V तो सेम है, V डिवाइड बाई R2, I3 V डिवाइड बाई R3, इस तरीके से आएगा। और ये तीनों का I इज इक्वल टू, ये वैल्यूज रखते हैं V डिवाइड बाई R, कैसा ये पैरेलल, इसीलिए सफिक्स P लिखेंगे। और I1 का वैल्यू कितना है, V डिवाइड बाई R1, R2 का V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R3। ये कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाल के ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई RP इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो सबका सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सो इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, या नेट रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये यहाँ कैपेसिटेंस के साथ देखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस का क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, मतलब अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट करते, ये पैरेलल कनेक्ट करते तो RP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है, ये C3 हो जाता है। सो ये कैपेसिटेंस का सीरीज में, कैपेसिटेंस का पैरेलल में, लेकिन रेजिस्टेंस का सीरीज में, रेजिस्टेंस का पैरेलल में। ये तो फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता है, अल्टर मतलब चेंज हो जाता है, अल्टरनेट, इसका उसको जाता है, उसका इसको जाता है। तो इस तरीके से सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस हमें वो आइडेंटिफाई करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये बात जो कैसे आइडेंटिफाई करना, कितना क्या आएगा, ये सब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और कौन सा सीरीज है और उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, ये पार्ट उसमें पढ़ेंगे। तो सीरीज़ और पैरेलल की ज़रूरत क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है लेकिन वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो वैल्यू हम सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम अचीव कर सकते हैं। हमें जो डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस है वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन मोर आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये दोनों का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में। सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस और एक पार्ट है इसका सेल का, हम एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पोटेंशियल यूज़ करते हैं, ये इसका सम फैक्टर्स पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, दिस नॉन एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
internal resistance of a cell, internal resistance of cell. The cell, this also known as the EMF, which provide the EMF, electromotive force. EMF is a electromotive force to the electron to flow across the conductor. एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कौन फोर्स करता है? तो ये EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो जो सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ए पॉजिटिव, वर्टिकल लाइन लॉन्गर है वो पॉजिटिव और शॉर्टर नेगेटिव टर्मिनल. जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं तो ये नंबर ऑफ सेल्स जितना है उतना ये वर्टिकल लाइन्स ये करेंगे. दिस इज प्लस, ये माइनस. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल. अब इसमें हमें पढ़ना है कि ये सेल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जब बहुत नंबर ऑफ सेल सीरीज में लगाए तो इस तरीके से. लेकिन जब ये सेल बनाते हैं तो इसमें की सेल बनाने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं और ये केमिकल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस आता है. मेरे पास एक छोटा सा सेल है, ये इसको बोलते हैं ये सेल विच इज़ ए having a EMF is a 1.5 volt. इसका EMF कितना है? 1.5 volt. It has a two terminal. This is a positive और ये negative terminal. तो ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल. जो पॉजिटिव टर्मिनल में एक कार्बन रॉड है जिसके अंदर एक पाउडर है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड का, और ये पेस्ट के फॉर्म में. तो ये दिस नॉन एज ए ड्राई सेल. तो ये ड्राई सेल. तो इसी का ड्राई सेल का जो लिक्विड वर्जन है दिस नॉन एज ए लैक्लेंसिस सेल, इसी का वो छोटा फॉर्म है. और ये लैक्लेंसिस सेल में दिस इज द पॉट. इस पॉट में हम क्या करेंगे? इसको अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लगाएंगे. दिस नॉन एज ए इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. और ये जो है ये कार्बन रॉड है और दूसरा एक्ट्स एज ए जिंक रॉड. तो ये पॉट जिसका छोटा फॉर्म है किसका? ये सेल का. तो इसमें कार्बन रॉड एक्ट्स एज ए पॉजिटिव टर्मिनल. दिस इज आल्सो ए कार्बन पॉजिटिव टर्मिनल. और ये जो कप यूज़ करते हैं ये पेस्ट रखने के लिए, तो कप का जिंक का मटेरियल यूज़ करते हैं और दिस एक्ट्स एज ए नेगेटिव टर्मिनल. तो ये पीछे का टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करते हैं. इसका EMF कितना है? तो 1.5 वोल्ट. और इसी तरीके से दूसरा जो हमारे सिलेबस में या प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं दिस नॉन एज ए डैनियल सेल. डैनियल सेल का EMF भी 1.5 वोल्ट है. दिस इज द कॉपर पॉट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये पोरस पॉट है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर पॉट में लेते हैं. और ये जो पोरस पॉट है इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेता है और उसके अंदर ये जिंक रॉड इंसर्ट करते हैं. तो इट विल एक्ट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा और जिंक रॉड है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करता है. तो ये पोर्टेबल फॉर्म ऑफ दी सेल्स है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जब इसमें सेल में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, लैक्लेंसिस सेल है तो NH4Cl ये यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और या कॉपर सल्फेट, तो देज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. और ये जो प्लेट्स हैं, पहले एक में तो कॉपर यूज़ करते हैं, दूसरे में कार्बन और जिंक और कार्बन. ये जो प्लेट्स यूज़ करते हैं दिस नोन एज ए इलेक्ट्रोड्स. और ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कुछ रेजिस्टेंस सेल में आता है, दिस नोन एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस. सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स some cell having a small resistance or certain resistance, this known as a internal resistance. What is the internal resistance of the cell? Resistance offered by the cell due to the electrode and electrolyte, this known as internal resistance.
और ये इलेक्ट्रिकल ये सिंबल से इसे दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल के पास छोटा आर यूज़ करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, आर इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके वजह से आता है? इट इज़ ए ड्यू टू द resistance offered by the electrode and electrolyte of the cell, this known as a internal resistance। और ये internal resistance जैसे नया सेल है, फ्रेश सेल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। एंड ऐसा जैसे सेल यूज़ करते जाएंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाएगा तो इसे करंट बहुत कम देगा, तो ये फिर फेंक देना है। हम बोलते हैं सेल ख़राब हो गया और सेल डैमेज हो गया, तो इसका रीज़न है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। जब फ्रेश सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बहुत कम रहेगा, जैसे ही यूज़ करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इंक्रीज़ होता जाता है, तो इसको बाद में हम फेंक देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हाई हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और तीसरा फैक्टर इसका नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरीके से मटेरियल उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। तो ये दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड: इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और कैसा होता है ये समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और ये सीरीज़ और पैरेलल लगाएंगे तो इसका क्या होगा। अब देखो ये में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक सेल है और सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दिस इज प्लस माइनस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक कनेक्टेड किया, दिस इज द वैल्यू इज ए कैपिटल R। यहाँ एक की लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की ओपन है तो इस तरीके से यहाँ कोई बिंदी नहीं है, और की क्लोज किया और इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाया, और की ओपन है तो क्या होगा। ओके, ये केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखो ये की क्लोज है तो इसके टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल R इक्वल टू R नेट या R टोटल इक्वल टू ये R और ये दोनों कैसे सीरीज में, तो R प्लस स्मॉल r इस तरीके से आएगा। सो पोटेंशियल V इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r। कितना पोटेंशियल, V इज इक्वल टू I डिवाइड बाई R। So this is the I divide by R. According to the Ohm's law, V is equal to I divide by R. R क्या है, R net आएगा, तो दोनों का R net होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू दे मल्टीप्लाई करो तो V R इक्वल टू V इंटू दिस इज अ प्लस V इंटू स्मॉल r इक्वल टू I, और V इज इक्वल टू I R, V इक्वल टू आई आर, और ये I का वैल्यू, सो I इज इक्वल टू V R प्लस V इंटू स्मॉल r, V इक्वल टू I R। R इज ए internal resistance and this is the R external is connected, तो total net resistance R net या R total equal to R plus the small r।
According to the Ohm's law, V is equal to I into R net. So this I equal to V divided by R ये net, R net. तो I equal to V divided by R plus this small r, R प्लस वन. यहाँ अप्लाइड क्या है? E है, EMF. तो हम इसको यहाँ लिखेंगे E, कैपिटल E. तो E इज है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट कितना आएगा? इतना. तो इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो I इंटू कैपिटल R, I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है. तो इसका वैल्यू V प्लस IR इक्वल टू E. तो IR इक्वल टू E माइनस that is a V, or R is equal to E minus V divided by I, and this is the formula for the internal resistance I. R equal to E minus V divided by I का अगर वैल्यू रखेंगे तो I is equal to V divided by R होता है. So this is V divided by R ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. So E माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर. इसे डिवाइड करते हैं तो आर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई वी माइनस वन इंटू आर. सो दिस इज द फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल. सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ये ई एंड वी? वी क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वी इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. और E क्या है? EMF. दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जब V इज इक्वल टू तो E इज है, अगर कोई सेल है तो उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा कितना? 1.5. इट इज़ ए कांस्टेंट. ये क्या रहेगा? हमेशा 1.5 रहेगा. लेकिन समय के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये पोटेंशियल क्या होता है? कम होता जाता है. विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द R. सो दिस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. V इक्वल टू E माइनस आई आर. तो यहाँ भी देखेंगे अगर ये वैल्यू क्या है? V, और V इक्वल टू यहाँ E माइनस क्या होगा? आई आर. ये वैल्यू मैंने यहाँ लिया. अब यहाँ when resistance value it has a some value, resistance value V is always less than the E when in a closed circuit. अगर क्लोज सर्किट V is always less than the E, but when it is a open circuit, अगर वेब ओपन सर्किट है तो आर करंट आई इक्वल टू फॉर द ओपन सर्किट आई इक्वल टू 0. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर. आई क्या आएगा? 0. तो वी इक्वल टू कितना होगा? ई. मतलब पोटेंशियल इज ए सेम एज ए ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो थ्रू इट, कोई करंट नहीं है. आई इक्वल टू 0. तो जितना ई है उतना वी, ई इक्वल टू वी. लेकिन क्लोज सर्किट में क्या आएगा? हमेशा इन ए क्लोज सर्किट अगर सर्किट क्लोज है तो आई उसमें से फ्लो हो जाएगा. कितना भी वैल्यू अगर छोटा भी होगा तो V इज ए ऑलवेज लेस देन दी E. V इज ए लेस देन E. तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अगर यही सेल को हम कंबाइन करते सीरीज या पैरेलल तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? ये पार्ट को हम देखेंगे. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और इसका हमें एक फॉर्मूला पता चला. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल व्हेन सेल आर इन ए सीरीज एंड पैरेलल. जब हम ये सेल नंबर ऑफ सेल अगर हमें EMF ज़्यादा चाहिए तो सेल हम बढ़ाते हैं. जैसे टॉर्च में अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो हम नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं? सीरीज में डालते हैं और EMF बढ़ाते हैं इसका. तो ये सीरीज में रखने से क्या होगा? सेल्स इन
series when two cells of EMF E1 and E2 internal resistance R1 and R2 कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये कनेक्ट किया सीरीज में, कनेक्टेड इन ए सीरीज, तो किस तरीके से आएगा? ये पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये R2, और इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2 E1 E2। अगर इस तरीके से कनेक्शन है तो इसको बोलते हैं सीरीज में। सीरीज में मतलब ये जो पॉजिटिव है उसके पीछे दूसरा सेल का पॉजिटिव लगाएंगे, अगर ये इसका पॉजिटिव है और इसके पीछे ये इसका पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया सीरीज में। मतलब पॉजिटिव ऑफ ए फर्स्ट सेल, द पॉजिटिव ऑफ ए फर्स्ट सेल, दिस इज द नेगेटिव, positive of the second cell connected to the negative of the first cell, then it is in a series connection। अगर इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया? तो ये ऐड हो जाता है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये भी रेजिस्टेंस कैसे? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? R ऐड हो जाता है। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ द सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन ए सीरीज, तो दिस इज ए EN EMF ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सम ऑफ दी टोटल EMF आएगा सम ऑफ दी EMF ऑफ दी ऑल, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल। जब इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मतलब फर्स्ट से दो सेल का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ E1 एंड E2, दिस सेल E1 R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। पैरेलल मतलब पहले का पॉजिटिव कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द अदर सेल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज R2। ये कॉम्बिनेशन यहाँ कनेक्ट किया और फिर इसको कनेक्ट किया अक्रॉस दी सम, और इसको दे दिस इज द टर्मिनल A और दिस इज द टर्मिनल B। इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये कनेक्शन को बोलेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट करो, नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट करो, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? जब पैरेलल कनेक्शन है इन ए पैरेलल, पोटेंशियल कैसे होते हैं? याद करो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल इज ए सेम। तो पोटेंशियल का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, तो पोटेंशियल यहाँ से करंट I1 जाएगा, यहाँ से करंट I2 जाएगा, और यहाँ नेट करंट बनेगा I, यहाँ से भी कितना I आएगा, यहाँ से I1 और यहाँ से I2, नेट करंट I। सो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल V इज इक्वल टू E1 माइनस I1, इसमें से करंट I1 जा रहे हैं और ये रेजिस्टेंस कितना है R1। पोटेंशियल ऑफ सेल E1 यहाँ, देन पोटेंशियल ऑफ सेल E2 V इज इक्वल टू E2 I2 R2। पोटेंशियल सेम है, यहाँ ये दोनों में पोटेंशियल सेम है, इसीलिए मैंने वो V वैल्यू रखा, इसे V1 V2 नहीं करना, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्ट किया तो देयर पोटेंशियल इज इक्वल या सेम, इसीलिए इसको V1 V2 नहीं लिखना, तो इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम।
तो करंट क्या है, करंट I इज इक्वल टू, इसमें से I आ गया, इसमें से I2, I1, I2 और यहाँ कितना हो गया I, तो I इक्वल टू I1 प्लस क्या आएगा I2, I1 प्लस I2, टोटल करंट इज ए I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू इसका वैल्यूज में लिख रहा हूँ, इसका कितना आएगा, अगर इसका लिखेंगे तो I इक्वल टू V डिवाइड बाई आई आर, और R इक्वेलेंट यहाँ लिखेंगे R इक्वेलेंट इक्वल टू I1 कितना आएगा यहाँ, और V इक्वल टू I1 R2, यहाँ से कट लगा हो रही। Cells are connected in parallel. The first cell current is a I1, second cell the current is passes to this, it is a I2, to total current I is equal to I1 plus I2, and this V equal to E minus potential, or we can write this the potential of cell E1 equal to V equal to E1 minus I1 R1, और potential of cell E2 equal to V E2 minus I2 R2। ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, दे आर कनेक्टेड पैरेलल, दोनों पैरेलल है, both the cells are connected in parallel, so their potential is a same, their and current I is equal to I1 plus I2, current I1 plus I2। तो ये जो पहला फर्स्ट पोटेंशियल, इससे I1 का वैल्यू फाइंड करके I1 इक्वल टू, ये टर्म इस साइड गया, ये टर्म यहाँ आ गया, तो E1 माइनस, तो इसका वैल्यू आएगा I1, ये टर्म इस साइड R1 इक्वल टू E1 माइनस V, ये प्लस हो गया, सो I1 इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। ऐसे ही सेकंड के लिए, सेकंड का वैल्यू आएगा I2 इक्वल टू E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। ये इक्वेशन से ये दो वैल्यूज मिलेगा, ये इसमें रखेंगे, सो दिस I इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, सो I इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2, ये पहला दो टर्म कंबाइन किया, माइनस कॉमन लेंगे, V कॉमन लेंगे, तो ये टर्म बढ़ेगा R1 प्लस R2, ये R2 है, LCM लेंगे इसका, E1 R2 प्लस E1 ओके E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R1 इंटू R2, ये टर्म का LCM लिया और यहाँ सिंप्लीफाई किया, माइनस V इसका LCM लेंगे, कितना आएगा R1 R2, और ये R1 R2 प्लस R1, ये टर्म हो जाएगा, दिस इज द I, ये टर्म इस साइड लेके आएंगे, तो ये दिस बिकम्स ए V इंटू पॉजिटिव हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस, ये I उस साइड गया तो ये माइनस I हो जाएगा, ये टर्म इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2, और ये टर्म मल्टीप्लाई होके इस साइड जाकर R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I, दिस इज द R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये पहला टर्म, माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मान लो दोनों कंबाइन किया तो इसका E इक्विवेलेंट ये आ गया और इसका रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ ए दिस टू कॉम्बिनेशन E इक्विवेलेंट, और R का कॉम्बिनेशन जैसे R इक्विवेलेंट आ गया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू, V तो सेम है, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अगर ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट कितना आता है, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब दो सेल अगर पैरेलल कंबाइन करेंगे तो इसे इक्विवेलेंट आएगा। दो सेल डिफरेंट वैल्यू का है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। अगर एक पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट आता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये दो कंबाइन इस तरीके से किया। अभी इसको फॉर्मुलेट करो, अगर n सेल से अगर ये ऐसा कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा, तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड डैश डैश RN, इस तरीके से। और ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 E2 डिवाइड बाई R2 प्लस डैश डैश दिस EN डिवाइड बाई RN, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कभी नहीं आता। दो सेल है तो हमें इजीली इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट ये में पाएगा ये फार्मूला से, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ये फार्मूला से। तो आसान से हम इसको कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल होगा तो सीधा ऐड कर देते हैं E1 E2 को, और R1 R2 को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन जब पैरेलल में आता है तो, सीरीज में आता है तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ दी दोनों EMF का और रेजिस्टेंस का, और पैरेलल जब आता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फार्मूले से निकालेंगे, और इक्विवेलेंट EMF ये फार्मूले से निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकालेंगे। इस तरीके से और सेल क्या थ्योरी में पढ़ा। तो आज के क्लास में हमने देखा कि व्हेन रेजिस्टेंस आर इन ए पैरेलल और सीरीज़ में होने के बाद इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और उसका इक्विवेलेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं ये देखा। और इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अगला वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।